Hey guys, today we are starting the chapter number 9th of class 10th from the book Footprints Without Feet। तो चैप्टर 9th जो टाइटल है आपका वो है भोली भोली और ये बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास है 10th। तो चलिए शुरू करते हैं भोली। तो भोली में जो एक सबसे पहला मेन कैरेक्टर है हमारा वो खुद भोली है जिसका नाम है सुलेखा। अब अगर दूसरे कैरेक्टर की बात करी जाए तो वो है उनके फादर जो है रामलाल, जो कि एक नंबरदार हैं। तो बेसिकली नंबरदार होता कौन है? नंबरदार, नंबर का मतलब होता है काउंटिंग 1 2 3 डिजिट्स एंड दार का मतलब होता है आपकी लैंड, आपकी जमीन। तो जिसका जमीन में लैंड में कुछ रेवेन्यू होता है, जैसे आजकल आप समझ सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर, इसका मटेरियल उसको दिया, उसका बिल्डिंग इधर बिकवाई और अपना कुछ कमीशन कमा लिया। तो ये चीज बहुत पुराने जमाने से होती आ रही है, बस नाम अलग अलग है। नंबरदार, नंबरदार, आजकल प्रॉपर्टी डीलर। तो नंबरदार मतलब जैसे किसी की जमीन बिकी, कुछ काम हुआ तो उसमें जो कुछ प्रॉफिट आता है वो नंबरदार के नाम पे आता है। उसके कुछ नंबर होते हैं, कुछ परसेंटेज होती है। तो जो भोली के पिताजी होते हैं वो गांव में नंबरदार होते हैं और भोली के टोटल होते हैं 7 भाई बहन, भोली को इंक्लूड करके। तो ये 7 भाई बहन होते हैं। भोली सबसे छोटी और सबसे वीकेस्ट होती है और भोली होती है 4th नंबर की, प्लस 3 भाई 4 बहन। तो जो बहन है उनका नाम है चंपा, मंगला, राधा। लेकिन अब लॉजिक जो है वो ये कहता है कि जो भोली के पिताजी होते हैं वो भोली से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर, हमारी प्रोटेगनिस्ट भोली, जब ये 10 महीने की होती है तो ये अपने बेड से, अपनी खाट से गिर जाती है नीचे। और नीचे गिरने की वजह से इसका जो ब्रेन है उसमें क्लॉटिंग हो जाती है और क्लॉटिंग होने की वजह से जो इसका ब्रेन है वो प्रॉपरली काम नहीं करता एंड शी बिकम्स अ स्लो लर्नर। वैसे स्लो लर्नर फास्ट लर्नर जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन चैप्टर में लिखा है कि स्लो लर्नर होती है। तो ये वर्ड आपको ग्रैब करना है, ये वर्ड आपको पकड़ लेना है। भोली होती है एक स्लो लर्नर। अब ठीक है वो 10 महीने की थी, गिर गई, लेकिन जब भोली 2 साल की हो जाती है तो उसको हो जाता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स माता जो निकल जाती है। अब जब उसके माता निकल जाती है तो आफ्टर दैट शी लुक्स अगली जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉक मार्क्स। जो पॉक मार्क्स होते हैं, जो दाने होते हैं, उनकी वजह से वो थोड़ी सी बुरी लगने लगती है, वो अगली लगने लगती है, खराब लगने लगती है। हिंदी में कुरूप, बेकार लगने लगती है देखने में। बट नाउ इन दैट केस शी वॉज अ बर्डन फॉर हर पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को ऐसा लगता है कि ये अब हम पे बोझ बन गई है। न ये सुंदर है दिखने में, न ये कुछ अच्छा काम करती है, तो ये हमारे लिए क्या है? बोझ। अब होता क्या है, जब भोली 5 साल की हो जाती है तब तक ही स्टेमर्स, वो हकलाती है, वो बोल नहीं पाती खुल के। तो एक दिन होता क्या है कि जो गांव के तहसीलदार होते हैं वो गांव में आते हैं एक नए प्राइमरी स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए। प्राइमरी स्कूल मतलब जो 5th क्लास तक होता है, सरकारी स्कूल जिनको आप कहते हैं। तो एक सरकारी स्कूल इनॉग्रेट करने आते हैं इनके गाँव में। और जब वो आते हैं तो रामलाल जी से मिलते हैं, भोली के फादर से, सुलेखा के फादर से। भोली एंड सुलेखा दोनों एक ही हैं। भोली का दूसरा नाम क्या है, असली नाम क्या है? सुलेखा। तो वो मिलते हैं और कहते हैं भाई आप एक काम करो ना, जब आप अपने 6 बच्चों को, बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हो, देन व्हाई आर यू नॉट गिविंग सो दैट चांस टू भोली? तो आप भोली को वो चांस क्यों नहीं दे रहा? भोली को भी पढ़ाओ, अब तो नया स्कूल भी बन गया। तो रामलाल थोड़ा सा एग्री होता है, लेकिन जब रामलाल अपनी वाइफ को ये बात बताता है तो उसकी वाइफ रेडी नहीं होती, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि एक तो भोली दिखने में अगली है, दूसरा भोली हम पे बर्डन है, और अगर ये पढ़ेगी तो शायद वो इससे शादी ही नहीं करेगा। तो वो क्या कहती है, नहीं जी नहीं। लेकिन जैसे तैसे तहसीलदार तहसीलदार रामलाल को एग्री कर लेता है और रामलाल भोली से कहता है बेटी चलो हम चल रहे हैं स्कूल। भोली स्कूल जाती है। तो जब वो स्कूल जाके ना बच्चों को ड्रेस में देखती है, इसके बाद जब वो बहुत सारी पेंटिंग्स देखती है स्कूल में लगी हुई, बुक्स देखती है, बुक्स में बहुत सारी पिक्चर्स देखती है, कलरफुल पिक्चर्स, तो भोली फैसिनेट हो जाती है इन चीजों की तरफ। फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट हो जाती है। भोली का क्या सोचती है कि अब मैं स्कूल जाऊंगी। कलर्स देख के, क्लोथ्स देख के, ड्रेस देख के, पेंटिंग देख के, बुक्स में पिक्चर देख के वो बहुत खुश होती है। तो कहती है हाँ मैं तो स्कूल जाऊंगी। अब भोली स्कूल जाना शुरू कर देती है। तो जब भोली स्कूल जाती है तो एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो भोली के फादर थे उन्हीं की वजह से भोली स्कूल जाने लगी। सो ही वॉज अ वेल टू डू मैन। वर्ड याद रखना है, वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब होता है वो पूरी तरीके से अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड थे। वेल टू डू, जो उनसे बन पड़ता था, ही वॉज डूइंग दैट वॉट एवर ही कुड। जो कर सकते थे वो कर रहे थे अपनी फैमिली के लिए। मीन्स
ही वॉज सिंपली सेटिस्फाइंग ऑल द बेसिक नीड्स फॉर हिज फैमिली। अपनी फैमिली की वो सारी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे थे। अब भोली स्कूल जाती है तो वो देखती है सब कुछ नया है, नए बच्चे हैं, वो कोशिश तो करती है मैं औरों से बात करूं, शी ट्राइज टू बी फ्रेंडली, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तो वो अपना एक कॉर्नर में सीट पकड़ के चुपचाप बैठी रहती है। कुछ दिन निकलते रहते हैं धीरे धीरे। एक दिन होता क्या है, जो भोली की टीचर होती है, टीचर आती है भोली को पढ़ाने के लिए, तो उसका फोकस भोली पे जाता है। वो देखती है कि यार ये बच्ची कुछ बोलती नहीं है, तो भोली को उठाती है एंड शी आस्क्स हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। वो बोलती है बेटा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब भोली कोशिश तो करती है बोलने की, लेकिन स्टैमर की उसको दिक्कत थी, हकलाने की दिक्कत थी, वो बोल ही नहीं पाती। टीचर कहती है हाँ बेटा बोलो तुम्हारा नाम क्या है। तो यहां से एक एक्सट्रैक्ट बनता है, द वे द टीचर स्पोक टू हर इन हर सूथिंग वॉइस। सूथिंग मतलब कोयल जैसी मीठी आवाज। तो उस मीठी आवाज में जब टीचर ने बहुत प्यार से भोली से बोला बेटा बोलो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, जो इतने प्यार से बोला, तो भोली वॉज एंकरेज्ड, भोलीज मोरल वॉज बूस्टेड, भोली का मोरल बूस्ट हुआ, भोली एंकरेज हुआ, भोली क्या कहती है भोली। एंड दैट मोमेंट, जब उसने अपना नाम पहली बार में सही लिया, आफ्टर नंबर्स ऑफ ट्राइंग, इतनी कोशिश करने के बाद, सो दैट गेव अ कॉन्फिडेंस टू भोली हरसेल्फ, उसने भोली को एक नया कॉन्फिडेंस दिया। ऐसा लगा कि शायद अब ये कोई दूसरी ही भोली है। अब भोली अपने आप को ग्रो करने लगी एंड दैट वाज अ न्यू बिगिनिंग इन हर लाइफ। ये भोली की लाइफ में एक नई बिगिनिंग थी। तो यहां से आता है आपका थर्ड एक्सट्रैक्ट, न्यू बिगिनिंग। अब अगर बात करें आगे, तो आगे होता ही है कि जैसे जैसे समय निकलता गया, एज द डेज वर पासिंग, द टाइम वाज गोइंग ऑन, जो इनका विलेज था वो टाउन बन गया, उसमें पिक्चर हॉल बन गया, उसमें कॉटन ग्रेनिंग मिल्स बन गई, कॉटन को काटने वाली मिल्स बन गई, उसमें रेलवे स्टेशन बन गया, सड़क बन गई। तो वो एक तरीके से टाउन में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब इसी बीच में होता क्या है कि जो भोली होती है उसके लिए एक मैरिज प्रपोजल आता है। अब जो मैरिज प्रपोजल आता है वो आता है कि लंगड़े का, होता है कि लेम, LAME, लेम माने लंगड़ा। एक लंगड़ा आदमी होता है जो मिड 50s में होता है, मतलब 45 to 50 की रेंज में होता है वो आदमी, जिसका नाम होता है विशंबर नाथ। अब ये जो विशंबर नाथ है ये बहुत अमीर आदमी है, अच्छा खासा पैसा है, फैट बैंक बैलेंस है। फैट बैंक बैलेंस भी बहुत मोटा पैसा है। लेकिन ये आदमी बहुत ग्रीडी है, लेम है, और जो सबसे गलत चीज है, ही वॉज अ कॉन्टेम्प्टिबल गाय। कॉन्टेम्प्टिबल मतलब होता है हेटफुल, कंटेम्प्टिबल मतलब हेटफुल, हीनियस, जिससे आपको घृणा हो जाए। ये कैसा बंदा था। तो ये तैयार हो जाता है भोली से शादी के लिए। अब जब भोली के पापा बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे भोली के लिए रिश्ता आया है, तो भोली की माँ बड़ी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, इससे अब पिंड छूटेगा, वी शैल गेट रिड ऑफ भोली, इससे छुटकारा मिलेगा। अब भोली बात सुन रही होती है अपने मम्मी पापा की। तो भोली के पापा कहते हैं रामलाल कि मैं नहीं चाहता कि भोली की शादी उससे हो, क्योंकि वो एक बहुत बूढ़ा आदमी है, बहुत लालची लगता है मुझे वो, और सबसे मेन चीज ये है कि भोली जो है वो उसकी उम्र में बहुत छोटी है। तो उसकी माँ कहती है भोली को कुछ नहीं पता जी, शी इज लाइक अ डम्ब काव, जैसे गाय होती है ना, भोली बिल्कुल एक गूंगी गाय की तरह, वॉट एवर वी से शी विल सिंपली फॉलो दैट, शी विल अबाइड दैट, जो हम बोलेंगे वो मान लेगी, वो तो एक डम्ब काव है, तो जी उसको शादी कर दो। वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है मैं शादी कर देता हूँ। अब एक शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिस दिन शादी का फंक्शन हो रहा होता है, सारी तैयारियां सब कुछ हो जाती हैं, तो गार्लैंड एक्सचेंज का टाइम आता है, जिसको आप कहते हैं वरमाला। तो जब वरमाला का टाइम आता है, तो वह विशंबर नाथ अनवील्स, जब विशंबर नाथ अनवील करता है, अनवील का मतलब होता है जब वो घूंघट उठाता है उसको माला पहनाने के लिए, उस टाइम पर वो उसके पॉक मार्क्स देख लेता है, उसके चेचक के दाग जो होते हैं, उसके जो चेहरे पर दाग होते हैं वो उनको देख लेता है, और वो वहां से गुस्से में उठ जाता है, कहता है आई कैन नॉट मैरी हर, शी इज हैविंग पॉक मार्क्स, शी इज टू अगली टू मैरी, ये तो इतनी बुरी है, इससे कैसे शादी कर लूं मैं नहीं कर रहा इससे शादी, ये तो बहुत बुरी है। देख रहे हैं आप इसे कितनी कुरूप है, ये सुंदर ही नहीं है बिल्कुल भी। और जो रिलेटिव्स होते हैं वो विशंबर को और चढ़ा देते हैं, वो आग में घी डालने का काम करते हैं। तो विशंबर जो है वो शादी के लिए मना कर देता है। अब इतने में जो रामलाल होते हैं वो अपनी पगड़ी वगैरह रख देते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब ऐसा मत करो, पूरी गांव में इज्जत है, वी आर हैविंग अ रेस्पेक्टेबल, वी आर हैविंग गुड फैमिली इन द विलेज एंड प्लीज डू नॉट ह्यूमिलिएट अस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आप ऐसे हमारी बेइज्जती मत करो, ऐसे हमें ह्यूमिलिएट मत करो,
हमारी गांव में बहुत रेस्पेक्ट है, वी आर हैविंग अ डिग्निटी इन द विलेज। तो नंबर वो क्या कहता है, विशंबर, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद विशंबर क्या कहता है, अच्छा मुझे 5,000 रुपए दो एज अ डाउरी। पहले मैं दहेज नहीं ले रहा था, लेकिन इसकी शक्ल देखने के बाद मुझे 5,000 का दहेज चाहिए, एंड देन आई शैल मैरी हर, इसके बाद ही मैं इससे शादी करूंगा। रामलाल कहते हैं 5,000 मैं कहां से लाऊं। सो एट दैट टाइम 5,000 वाज अ ह्यूज अमाउंट, 5,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट था। वो जैसे तैसे अरेंज करने लग जाते हैं। शादी की प्रोसीडिंग्स जैसी दोबारा शुरू होने को होती हैं, भोली क्या कहती है, मैं इस लंगड़े आदमी से, जो कि एक बहुत ही ग्रीडी आदमी है, जिसको डाउरी चाहिए, ये एक बहुत ही कंटेम्प्टिबल आदमी है। कंटेम्प्टिबल मतलब हेटफुल, यानी इससे मुझे घृणा हो रही है, इस आदमी से मुझे नफरत हो रही है, इस आदमी से, इस कावड़ से, इस कायर से, जो खुद तो लंगड़ा है और मुझे बदसूरत बता रहा है, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती। तीसरी चीज ये लालची है, और चौथी चीज ये हार्टलेस फेलो है। हार्टलेस फेलो मतलब इसमें दिल ही नहीं है, मतलब खुद को नहीं देख रहा, सिर्फ मुझे देख रहा, दूसरों के कहने पे काम कर रहा है। तो जो द वन हु इज नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी, द वन हु इज नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। वो कुछ नहीं कर सकता ऐसा बंदा जो है, जब अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा, औरों के कहने पे सारे काम कर रहा है, एक लालची आदमी, लंगड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अब सब कहते हैं बेटा क्या करेगी क्या करेगी, तो बोली कहती है मैं अब पूरी जिंदगी मैं क्या रहूंगी, शादी नहीं करूंगी, मैं पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की सेवा करूंगी। तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा लेकिन हम करेंगे क्या, कहती है मम्मी पापा परेशान मत हो, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ मैं अभी उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, और आप परेशान मत हो, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। सारे भाई सब चले जाएंगे आपको छोड़ के, सारी बहनें शादी करके चली जाएंगी, तो आपके पास कौन रहेगा, तो मैं आपके पास जिंदगी भर रहूंगी। तो दोस्तों चैप्टर तो हो जाता है आपका खत्म, लेकिन जो कुछ चीजें हैं, जैसे वर्ड आया था आपका वेल टू डू मैन। वेल टू डू का मतलब होता है एक ऐसा बंदा, द वन हु इज सेटिस्फाइंग ऑल द नीड्स। सेकंड वर्ड है आपका कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है हेटफुल। थर्ड वर्ड है आपका व्हील, VEIL, व्हील का मतलब होता है पर्दा हटाना या कवर को हटाना। इसके अलावा जो चैप्टर की थीम है, शायद अब वो थीम आपको क्लियर हो चुकी होगी। चैप्टर की जो थीम है वो है जेंडर एम्पावरमेंट। जेंडर मतलब जो फीमेल्स हैं उनको एम्पावर करना, उनकी लाइफ को एनहेंस करना, उनको आगे लाना। जैसे कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, साक्षी मलिक। तो जिस तरीके से हिमा दास, तो जिस तरीके से लेडीज अपने आप को अपने एक लेवल पर, अपने एक स्टेटस पर, मैन के स्टेटस पर लेके आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं जेंडर एम्पावरमेंट। मतलब लेडीज को भी प्रॉपर राइट्स देना, प्रॉपर राइट्स के साथ साथ उनको प्रॉपर वैल्यू देना और प्रॉपर उनको चांस देना, जैसा कि मैन को दिया जाता है। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन एंड यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। थैंक यू गाइस।